नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, द हिंदू के दो आर्टिकल को साथ में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। साथ ही साथ जो निजता का अधिकार है उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करते हैं। तो हाल ही में सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है कि कानूनों में कुछ बदलाव लाए जाए हेट स्पीच के लिए। उसके संबंध में ये आर्टिकल एक विस्तृत चर्चा करता है। उसके बाद में हमारा जो आज का दूसरा आर्टिकल है, ये कोर्ट और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसको डिजिटल करने की ओर जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट उठाए गए हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी हम निजता के अधिकार की बात करेंगे, साथ ही साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस की भी हम बात करेंगे, कैसे लोगों को क्रिमिनल ठहराया जाता है हैबिचुअल ऑफेंसेस के केस में। ये सब भी हम एक विस्तृत चर्चा में जानेंगे। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपने बारे में आपसे परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो अपना फीडबैक, आपका कोई भी सुझाव हो या आपको कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ट्विटर और लिंक्डइन हैंडल्स पे। तो ट्विटर और लिंक्डइन हैंडल्स की जो जानकारी है ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो चलिए आज का कोट देखते हैं। बड़ा ही सुंदर आज का कोट है, वो यह है कि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म यू सीक शेल्टर अंडर अ ट्री एंड नॉट द क्लाउड्स। यहाँ पर अपने आप में ये जो कहावत है, कैमरून जो देश है वहाँ पर ये कहावत बहुत प्रचलित है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब तूफान आते हैं तो आप बादलों का सहारा नहीं रहते हैं, यहाँ पे आप बादलों का आसरा नहीं रहते, आप यहाँ पर पेड़ों का आसरा रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी रूट से जुड़ा होना, हमारे वो रिलेशन जो हमारे साथ काफ़ी करीब है, ये हमें उन वक्त पे काम आते हैं जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इनको सहेजना, इनको संभालना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी बारे में आज का ये कोट बात करता है। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं। वो ये है कि अमन दीवी, मिनिकॉय, लक्का दीवे, ये जो आइलैंड्स है, ये जो द्वीप है, निम्न में से किस का हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं आज का। वो यह है कि हेट स्पीच से क्या समझते हैं। हेट स्पीच अर्थात यहाँ पे किसी को उकसाने वाली या हिंसा भड़काने वाली अभिव्यक्ति, उससे आप क्या समझते हैं और इससे जुड़े हुए प्रावधान क्या है हमारे लीगल सिस्टम में, हमारी न्यायिक प्रणाली में, वो भी आपको बताना है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। लॉ सीखो अब अपने एक न्यू सेगमेंट के साथ में आने वाला है जो कि है न्यूज़ इन फ्लैश। तो न्यूज़ इन फ्लैश सेक्शन जो है उसमें हम और डिटेल्ड में जो न्यूज़ महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अब से ये जुडिशियल सर्विसेज और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है, लीगल एग्जामिनेशंस है, इनके लिए जो ज़रूरी खबरें हैं वो आपको एक अलग सेगमेंट में भी मिल जाएंगी। अब ये इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो लॉ सीखो का जो जुडिशरी टेस्ट प्रेप और लॉ सीखो क्लैट टेस्ट प्रेप जो चैनल है, वहाँ से आपको ये 1 जून से हर दिन आपको ये अपडेट न्यूज़ इन फ्लैश की मिलेगी। चलिए फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कमेटी सेटअप की गई है क्रिमिनल लॉज जो है उनमें रिफॉर्म्स के लिए, जो कि IPC में नए प्रावधान लाएगा हेट स्पीच से जुड़े हुए अपराधों के लिए। हेट स्पीच मतलब वैसी स्पीच जो कि हिंसा फैलाती है। उसके अलावा IT एक्ट में भी कुछ बदलाव लाए गए थे। IT रूल्स 2021 आए थे। अभी ये बहुत चर्चाओं में भी थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको कंप्लाई नहीं कर रहे थे इसको देखते हुए, लेकिन अब काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो मान गए हैं कि हम IT रूल्स से कंप्लाई करेंगे और जो भी यहाँ पे प्रावधान दिए हैं उसके लिए जो भी आवश्यकता है हम पूर्ण करेंगे। तो कमेटी सेटअप की गई है, जैसे मैंने बताया है, IPC क्रिमिनल लॉ जो है उसमें रिफॉर्म के लिए। इसके तहत जो लॉ कमीशन है उनकी और एक्सपर्ट कमेटी जो है TK विश्वनाथन, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सुझाव दिए हैं। इनके सुझाव ये है कि सेक्शन 153C और 505A IPC में ऐड किए जाए। तो क्या हो गया ये सेक्शन 153C और 505A। 153C जो है वो कहता है कि टारगेट स्पीच दैट ग्रेवली थ्रेटन्स एनी पर्सन ग्रुप विद इंटेंशन टू कॉज फियर और इंसाइट वायलेंस टुवर्ड देम। तो अगर आप किसी एक जाति विशेष, समुदाय विशेष
विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बोलते हैं जिससे हिंसा भड़के या उनको कहीं ना कहीं इससे एक भय पैदा हो, तो आप एक अपराध की श्रेणी में आएंगे। उसके अलावा 505A ये कहता है, सेक्शन 505A ये कहता है कि अगर आप लिखित या मौखिक माध्यम से यहाँ पर डर फैलाते हैं या आप किसी भी तरीके से हिंसा फैलाते हैं किसी ग्रुप के अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर अगर आप हिंसा फैलाते हैं या किसी को भड़काते हैं एक समूह विशेष के लिए, तो ये एक अपराध होगा। तो अपने आप में ये 2 नए प्रावधान लाने की तैयारी चल रही है। उसके अलावा आईटी रूल्स 2021 भी आ चुके हैं जिनको अभी इम्प्लीमेंट होना, धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। तो इनमें भी कुछ अच्छे प्रावधान हैं वो बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले की बात तो ये है कि अगर यहाँ पे इंटीमेट पिक्चर कहीं से अपलोड होती है बिना कंसेंट से, तो इसको 24 घंटों के अंदर निकालना उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसकी एक लंबे समय से डिमांड थी। उसके अलावा बहुत सारी कंप्लायंस रिपोर्ट की बात की गई है जो कि सिस्टम में इन निजी कंपनियों में भी एक पारदर्शिता, इनके कार्यशैली के बारे में भी एक पारदर्शिता लेकर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी बात की गई है कि अगर कोई विवाद होता है तो उसे निपटाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, उसकी भी बात की गई है। ये भी अपने आप में काफ़ी एक अच्छा कदम था इस रूल में। उसके अलावा अगर यहाँ पर कोई कंटेंट आता है एडवर्टीजमेंट का है तो आपको वो बताना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट है। अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं आपका खुद का है तो वो भी आप लेबल कर सकते हैं। कोई अगर चीज़ स्पॉन्सर्ड है या एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड है तो उसे भी आपको यहाँ पर जारी करना होगा। तो ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनके लिए बनाए गए ये कुछ प्रावधान है। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी बताई गई है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का LIC वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई D शाह केस अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की लाइफलाइन है, जीवन आधार है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना हम लोकतंत्र को यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इसका सोच भी नहीं सकते, इसका विचार भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बिजनेस रूल्स 1961 जो है इसके अनुसूची 2 में कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है, उनके पास में ये शक्ति नहीं होती है कि वो इस प्रकार के रूल फ्रेम करें। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक एक अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जो जिस अधिकार से इस मंत्रालय द्वारा ये नियम लाए गए हैं क्या सच में उन्हें ये शक्ति है कि नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो ज़रूर देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर ये रूल्स की वैलिडिटी अपने आप में रहती है या नहीं। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। किस न्यूज़ को फेक न्यूज़ माना जाएगा ये कई हद तक सरकार के हाथों में इन रूल्स के कारण चला गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे जो मैकेनिज्म लाए गए हैं और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लायंस कमिटी या कंप्लायंस रिपोर्ट देने की बात की गई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा देगा इन कंपनियों की। तो ये एक चुनौती बताई गई है, एक चिंता का विषय बताया गया अगर हम कंपनीज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके साइड से देखें तो अभी अगर कुछ प्रावधान है हेट स्पीच से रिलेटेड तो ये हमको IPC में मिलते हैं। उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी हमें कुछ ऐसे कानून देखने को मिलते हैं। सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ लॉज है जिसमें हमें कुछ प्रावधान है, एकदम स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन कुछ ही ऐसे प्रावधान है जिसमें हेट स्पीच को ऑफेंस हम मान सकते हैं। तो चलिए जो दूसरा आर्टिकल है अपने आप में बहुत भिन्न प्रकार का आर्टिकल है ये। तो इसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से सारी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी टास्क है जिस प्रकार से ये काम कर रही है और जिस तेजी से डिजिटलाइजेशन कर रही है वो अपने आप में एक चिंता का विषय बन सकता है। क्यों चिंता का विषय बन सकता है? क्योंकि इनका एक विजन है। इनके 3rd फेज में इनके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरपोल डिजिटल आर्किटेक्चर बनाने की बात की गई है जिसके माध्यम से बड़े आसानी से जो डेटा है, जो भी अगर अपराधियों से जुड़ी हुई जानकारी है, बड़ी आसानी से हम एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन या एक पुलिस
अथॉरिटी से दूसरी पुलिस अथॉरिटी को हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये क्या है इंटरपोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके बारे में चिंता जताई जा रही है। तो 2019 में लॉन्च किया गया था लाइव एक्सचेंज ऑफ डेटा के लिए कि जल्द से जल्द हम डेटा तैयार करें ऐसा, और इसे बड़ी आसानी से सिस्टम में हम एक दूसरे के साथ साझा कर सके। तो अभी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये सारे कागज़ों में है, फिजिकल माध्यम में है। तो ये अपने आप में बड़ी दिक्कत की विषय है कि अगर आप ये जानिए, अगर केरला पुलिस को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है सीबीआई को दिल्ली में, तो उनको फिजिकल फॉर्म में वो सारा डेटा सप्लाई करना होता है। अब फिजिकल फॉर्म में आप देखते हैं कि समय लगता है, दूरी ज़्यादा है। अगर इसे वही हम डिजिटल माध्यम से करें तो ये कुछ सेकंड्स की बात ही रह जाएंगी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक डिजिटल सिस्टम तैयार करने की बात की गई है। तो ये अपने आप में एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम होगा जिसमें क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम होगा। उसके साथ में ई प्रिजन्स और ई कोर्ट्स की भी बात की गई है, लेकिन इसके साथ में कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, कुछ निजता के हक है जो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में अभी तक कोई भी डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें इसके इम्प्लीकेशन ये हो सकते हैं कि होम हाउसिंग डेटा जो है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर है, ये प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ से लोगों से जुड़ी हुई जो जानकारी, उनके परिवार से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे गवर्नमेंट में फ्लोट हो सकती है। तो कई यहाँ पे डेंजर बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि सीमलेस एक्सचेंज अगर होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने आप में बायसेस को बढ़ा देगा। उसके साथ में इलीगल डेटा क्रिएशन की भी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेटा किनके द्वारा तैयार किया जाएगा, ये लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा तैयार किया जाएगा, जो भी क्राइम है या क्रिमिनल है उससे रिलेटेड। अब ये पुलिस जो वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन है उनके हाथ में रहेगा कि किसके पास में किससे संबंधित कैसा डेटा वो फीड करते हैं। गलत डेटा भी डाला जा सकता है और अपने आप में ये बहुत चिंता का विषय आगे चल के बन सकता है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन और हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बात में की गई है। जो यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर या ऐसे ऑफेंडर्स जो कि बार बार क्राइम्स करते हैं, जो हम अगर आसान भाषा में समझ ले तो यहाँ पर पुनरावृत्ति वो अपने क्राइम की बार बार करते हैं। ढीठ प्रकार के जो यहाँ पे अपराधी होते हैं, जो सजा के बाद भी नहीं सुधरते हैं, उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन जो है इनके लिए कोई नया नहीं है, फिजिकल फॉर्म में जैसा डेटा तैयार करते हैं। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है उनका स्पेशल रजिस्टर तैयार करते थे। अगर हम यहाँ पर ब्रिटिश कालीन इतिहास देखें तो यहाँ पर ब्रिटिश काल में ही इस प्रकार के रजिस्टर बनाने की तैयारी शुरू की गई। तो इसमें जो नॉमेडिक ट्राइब्स थी, विमुक्ता जातिस थी, इनके लिए स्पेशल यहाँ पे उनके पूरा का पूरा समुदाय के लिए ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स का यहाँ पर रजिस्टर बनाना शुरू किया गया। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि जो पिंडारिस है, भील है, ये समुदाय जो जंगल में रहने वाले समुदाय थे, ये काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के ऑफेंसेस में होते थे। तो यहाँ पर उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर पूरे के पूरे समुदाय के नाम यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर के अंडर तय किए जाते थे। अब यहाँ पे ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य है 25-30 वर्षों का, 40 वर्षों का, वो ऑफेंस कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन वहीं पर उसके पूरे परिवार का नाम, सारे उसके घर में जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी नाम इसमें इंक्लूड करना, ये अपने आप में समझने वाली बात, अंडरस्टैंड होने वाली बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिश काल तो था, औपनिवेशिक काल था, दमनकारी काल था, वो तब हम ठीक है एक बार डाइजेस्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के अगर हम देखें तो जब यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जब ब्रिटिशर से पावर हमारे लोकल हाथों में आई, जब हमारे खुद के लोगों के हाथ में आई, फिर भी स्टेट्स के पास में जो पुलिस गई, उन्होंने ये जो पद्धति थी वो फिर भी उन्होंने चालू रखी। अब हैबिचुअल ऑफेंडर के केस में ये होता था कि इनसे जुड़ी हुई सभी ही डेटा इकट्ठा किया जाता था। जैसे फेस स्कैन किया जाता था, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, और उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी और उनसे जुड़े हुए लोग, सबकी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा परिवार भी इस एक उनके ऊपर लांछन रहता था कि ये अपराधी या चोर का परिवार है। तो यहाँ पर पुलिस का हमेशा इन पर एक सस्पिशन जो है, एक शंका हमेशा बनी रहती थी। अब एक और बात यहाँ पर ये है कि पुलिस के यहाँ पर जैसे ब्रिटिश काल में जो पुलिस हुआ करती थी, उसी तरीके का जो पुलिस का रवैया है वो आज़ाद भारत में भी रहा है और तभी भी देखने को मिलता है। तो कई हद तक पुलिस के हाथ में ये होता है कि वो किसको इस लिस्ट में डालते हैं, इस रजिस्टर में किसका नाम दर्ज करते हैं, किसका नाम दर्ज नहीं करते हैं। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेक क्राइम्स जो होते हैं या जहाँ पे कोई अपराधी नहीं मिलता है, तो वो इन्हीं रजिस्टर में जो लोगों के नाम दर्ज है उनको उठा के लेकर आते हैं, उन पर वो जो भी अपराध है वो उनके ऊपर थोप देते हैं।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और डिजिटलाइजेशन की बात की गई, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये बात। लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो हाशिए का समुदाय है या जो समाज में सबसे निचले तबके में लोग आते हैं, उनके अधिकार, उनकी कहीं ना कहीं डिग्निटी इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो आज की जो पहली खबर है ये आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी के बारे में है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर आयुष प्रैक्टिशनर जो है, उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए क्लिनिकल केस रिपोजिटरी तैयार की जाएंगी और उसी का लॉन्च किया गया है। तो ये जो आयुष प्रैक्टिशनर है, उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है, उन्हें भी ये सहायता प्रदान करेंगी, जहाँ पे जो रोगी है, जो भी यहाँ पर जनरल पब्लिक है या जो पेशेंट्स है, उनसे जुड़ा हुआ डेटा हमें एक जगह बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में जो दूसरी खबर है भारत रत्न प्रोफेसर राव के बारे में। तो प्रोफेसर CNR राव जो है, इन्हें इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया है 2020 का। इनका कार्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और उसके स्टोरेज को लेकर इनकी जो रिसर्च की गई है, जो अनुसंधान किया गया है, उनके लिए उन्हें इसलिए इस इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो इनका हाइड्रो एनर्जी में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं और जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनके परिवार है, उनके लिए एक टेलीमेडिसिन पोर्टल तैयार किया गया है सेहत। तो यहाँ पर ये टेलीमेडिसिन ले सकते हैं, मतलब डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है वो डिजिटल माध्यम से लैपटॉप से अपने जुड़ के, अपने कंप्यूटर से जुड़ के ले सकते हैं। उसके अलावा जो चौथी खबर है ये है कॉमर्स सेक्रेटरी के बारे में। तो यहाँ पर जो कॉमर्स सचिव है, वाणिज्य सचिव है, नए वाणिज्य सचिव आने वाले हैं, वो है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम अभी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। उसके बाद में जो अभी अनूप वाधवन है, जून 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, तो उनके बाद में ये वाणिज्य सचिव हो गए। उसके बाद में जो पांचवी खबर है वो है हमारी सीरिया से। तो सीरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें अशर अल असाद जो कि राष्ट्रपति है सीरिया के, उनका पूर्ण यहाँ पर चुनाव हुआ है यहाँ पे उनका, और इन्हें वापस बाकी लोगों ने चयनित करके दिया है। तो ये री इलेक्ट हुए हैं। वैसे ये इनका चौथे दफे है जब वो री इलेक्ट हुए हैं, लेकिन इस चुनाव से जुड़े हुए कई सवाल पश्चिमी देशों ने और यूरोपियन देशों ने उठाए हैं कि सीरिया में जब इतने लंबे समय से ISIS का राज रहा है और अभी भी कई हिस्सों में अभी भी उनकी मौजूदगी है, तो अपने आप में ये इलेक्शन कैसे साफ सुथरे और फेयर हो सकते हैं। चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।